नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर में वे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे के विस्तार से और आगे बढ़ने से पहले हम डालेंगे नजर हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। बिल्कुल, नमस्ते। और आइए सबसे पहले आपको इस वक्त की हेडलाइंस बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड पहुंचने पर वारसॉ में हुआ भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय में दिखा जबरदस्त उत्साह। वारसॉ में जाम साहब नवानगर स्मारक, मोंटी कैसिनो युद्ध स्मारक और कोल्हापुर स्मारक का किया दौरा, अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में अब से कुछ देर में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी के कई कार्यक्रम, पोलैंड के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। कोलकाता में हुए डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल, ओपीडी सेवाएं प्रभावित, नियमित सर्जरी भी बाधित। एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटना के बाद भाजपा ममता सरकार पर हमलावर, कहा न्याय नहीं दे सकती तो दें इस्तीफा। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर भारत बंद का नहीं दिखा कोई असर। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किया स्पष्ट, आरक्षण के लाभ की व्यवस्था में नहीं होगा परिवर्तन। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को दी मंजूरी। बाल विवाह के पंजीकरण को माना जाएगा अवैध। मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से अब तक 15 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख। अमूल ने कायम किया पूरी दुनिया में दबदबा, हासिल की खास उपलब्धि, चुना गया विश्व का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड। कंपनी को मिली A++ रेटिंग। अमूल ने बताया सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात। और आइए अब आपको प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे से जुड़ी हुई कुछ खबरें बताते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पोलैंड के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात पोलैंड के पीएम और राष्ट्रपति से होगी। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने वाले हैं। अगर भारत और पोलैंड के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं। तो बीते कुछ वर्षों में व्यापारिक संबंधों में भी तेजी आई है। दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय के कई महत्वपूर्ण जुड़ाव भी हैं, जिसकी गर्माहट आज भी दोनों देशों के संबंधों में महसूस की जाती है। कैसा है दोनों देशों के बीच जुड़ाव? प्रधानमंत्री का पोलैंड पहुंचने पर किस गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पोलैंड यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्सो में जाम साहब नवानगर स्मारक का दौरा किया। ये स्मारक पोलिश सरकार द्वारा गुजरात के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी के सम्मान में बनाया गया। गुजरात के नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा ने व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए 1942 से 1946 के दौरान स्टालिन के साइबेरिया में युद्धग्रस्त कब्जे वाले पोलैंड और सोवियत शिविरों से लगभग 1000 पोलिश बच्चों की रक्षा की। 1942 में जाम साहब ने जामनगर बलाचडी में एक समर्पित पोलिश बच्चों का शिविर स्थापित किया, जिसमें किंडरगार्टन, स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं शामिल थीं। महाराजा ने व्यक्तिगत रूप से शिविर के संचालन की देखरेख की, ये सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को न केवल बुनियादी जरूरतें प्रदान की जाएं, बल्कि कलात्मक और सांस्कृतिक विकास के अवसर भी प्रदान किए जाएं। जाम साहब के प्रयासों से भारत ने युद्ध के वर्षों में 5000 पोलिश बच्चों को जीवित रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
deeply moved and affected by the suffering of the Polish nation, in particular the fate of those whose childhood and youth was being snatched away from them in the tragic conditions of the worst of wars that could be imagined. I wished in some way to contribute to the improvement of their fate. Thus, I offered them our hospitality in territories far removed from the turmoil of war. Maybe there, in the beautiful hills beside the seashore, the children will be able to recover their health and to forget the ordeal they went through, gather strength to work as citizens of a free country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी वॉर्सो में मोंटी कैसीनो स्मारक का भी दौरा किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसीनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। Jego Ekscelencja, premier Indii, pan Narendra Modi, złoży teraz wieniec przed pomnikiem i zachowa chwilę ciszy w hołdzie. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल पर भी पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। I wish you, the Prime Minister, much health and success in fulfilling the mission you undertook by visiting Poland and Europe. Indie na zawsze pozostały w naszej wdzięcznej pamięci. We lost our homes. We had nowhere to return to. Only about 10% returned to Poland. India has always remained in our hearts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। ये 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने वर्ष 1989 में पोलैंड की यात्रा की थी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम भारत और पोलैंड के बीच अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनके उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों और जीवंत आर्थिक जुड़ाव से पहचान कायम है। 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1957 में वॉर्सो में भारतीय दूतावास खोला गया। वर्ष 2024 के पहले 4 महीनों के दौरान भारत एवं पोलैंड के बीच कुछ उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। पोलैंड मध्य एवं पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं निवेश साझेदार बना हुआ है। पोलैंड में एक बड़ा भारतीय समुदाय है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 25,000 है। इसमें लगभग 5,000 छात्र शामिल हैं। पोलैंड में भारतीय समुदाय में व्यापारी, वस्त्र परिधान और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जो साम्यवाद के पतन के बाद आए और बहुराष्ट्रीय गौरव और भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर IT व्यवसायों के साथ काम करने वाले पेशेवर भी शामिल हैं। पोलैंड से नीरज और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में है। 45 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए कि भारत पोलैंड राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर भी यात्रा है। कितनी महत्वपूर्ण है यात्रा और अगले इस यात्रा के क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय मायने होंगे, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज़ JNU से संबद्ध हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड और फिर आगे आने वाला यूक्रेन का दौरा। बिल्कुल, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे पोलैंड में। हम सीधे आपको वहां लिए चलेंगे और फिलहाल प्रोफेसर जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रोफेसर जोशी, अगर
शुरुआत का आपसे हम प्रतिक्रिया जानना चाहें, जो पोलैंड का दौरा है प्रधानमंत्री का, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? हर लिहाज से और अभी हम जिस समय में और वैश्विक राजनीति की दृष्टि से जिन परिस्थितियों का विशेषकर रशिया यूक्रेन युद्ध की ओर देखें तो सामना कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री का पोलैंड और यूक्रेन दोनों का ही ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और पोलैंड को हम इस मायनों में समझें कि बड़े दशकों से हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहाँ की कई महिलाओं और बच्चों को हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे और जो हमारे उस समय के राज्य थे उन्होंने शरण दी थी। तो पोलैंड के लिए भी हम एक बहुत विश्वस्त मित्र हैं। और उसी को जब हम आधुनिक समय में लेके आए 2022 में, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और हमें अपने विद्यार्थियों को वहां से निकालना था, लगभग 4000 विद्यार्थी थे। ऑपरेशन गंगा जब हमने शुरू किया तब पोलैंड ने ही हमको जो ये एक सेफ पैसेज था यूक्रेन से बच्चों को बाहर निकालने का, वो प्रदान किया था। और ये भी बता दूं कि इतिहास में यदि और पीछे जाएं तो 1500 से 1600 के बीच में न सिर्फ भगवत गीता का पोलिश भाषा में अनुवाद किया गया पोलैंड में, वहां के विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, संस्कृत चेयर थी। तो हर प्रकार से, चाहे व्यापार की दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें, विचारधारा की दृष्टि से देखें, भारत और पोलैंड के काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इसको यदि मैं रशिया यूक्रेन युद्ध की ओर ले जाऊं तो पोलैंड जो है वो एक नाटो मेंबर कंट्री है। हम सभी जानते हैं कि इस पूरे युद्ध के दौरान किस प्रकार से पोलैंड के माध्यम से सारी रसद या जो भी नाटो के दूसरे जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा यूक्रेन को जो भी सहायता पहुंचाई जाती है वो पोलैंड का इस्तेमाल करके या पोलैंड के माध्यम से, पोलैंड के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा कर चुके, पुतिन को वही संदेश दे के आए हैं कि इस युद्ध का अंत होना चाहिए। अब वे पोलैंड में है। पोलैंड की इस पूरे युद्ध में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और यदि तकनीकी दृष्टि से बताऊं तो कई बार इस बात की चर्चा हुई कि क्या रशिया पोलैंड पर आक्रमण करेगा। तो मैंने हमेशा कहा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस दिन पोलैंड पर आक्रमण हुआ ये नाटो वर्सेस रशिया युद्ध शुरू हो जाएगा। अभी तो ये यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है जिसमें नाटो के देश जो है वो अपरोक्ष रूप से सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो हर मायने से यदि हम द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से देखें तो भी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, और यदि हम बहुपक्षीय संबंधों की दृष्टि से और रशिया यूक्रेन युद्ध की यदि दृष्टि से देखें तो माननीय प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है प्रोफेसर जोशी, जैसा कि आपने एक पृष्ठभूमि बताई उसमें से एक सवाल निकल के आता है। प्रधानमंत्री मोदी अभी रूस की यात्रा पर गए थे, अब वो पोलैंड जा रहे हैं और पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। और भारत का जो स्टैंड रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के, वो काफ़ी लंबे समय से रहा है कि आप बातचीत करिए, शांति के रास्ते पर आइए। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार वकालत करते रहे हैं कि शांति की बात होनी चाहिए, आपसी बातचीत तो होनी चाहिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा, पहले रूस का दौरा, उसके बाद अब पोलैंड और पोलैंड के बाद यूक्रेन, तो अगर हम शांति के लिहाज से जो भारत बार बार वकालत करते रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, उसको लेकर के अगर हम कहें तो क्या कुछ प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? निश्चित तौर पर जब हम एक त्रिकोण बनाने की कोशिश करते हैं कि पिछले दिनों रशिया की यात्रा करके आए और मेरे ख्याल से हम साथ में ही थे जब हमने इसी प्रकार से जब प्रधानमंत्री जी वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले थे, उत्साह देखते ही बनता था। और ये बात निकल के आ रही थी कि बार बार भारत इस बात का संदेश रशिया को, पूरे विश्व को दे रहा है कि ये जो समय है ये बिल्कुल भी युद्ध करने का नहीं है और साझा जो है बातचीत करके संवाद के जरिए हल निकाला जाए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये संदेश भी देकर के आए थे कि भारत जो है वो बुद्ध की धरती है, हमने कभी युद्ध में विश्वास नहीं किया। और उसी भावना के साथ अब वो पोलैंड में है और फिर ट्रेन से वो यूक्रेन जाने वाले। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा ट्रेन के द्वारा करने वाले हैं। और वहां जाकर के जब जेलेंस्की से भेंट होगी तो मुझे लगता है कि वहां भी ये संदेश वो स्पष्ट रूप से देंगे कि जेलेंस्की को भी अब आपसी संवाद के लिए और डिप्लोमेटिक टेबल पर बातचीत के लिए आना चाहिए और इस युद्ध का अंत होना चाहिए। क्योंकि बार बार बहुपक्षीय मंचों से हम ये बात कहते आए, अब ये वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका है कि हाल ही में रशिया की यात्रा की है
अब हम पोलैंड में हमारे माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित हैं और वो यूक्रेन की यात्रा करने वाले हैं। तो इस दृष्टि से कि कहीं ना कहीं बात बन जाए, या ये तमाम जो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं और ये तमाम इन देशों के जो लोग हैं, तो वो माननीय मोदी का वहाँ बड़ा सम्मान है, उनके प्रति बड़ी प्रेम की भावना है। इसको देखते हुए पूरे विश्व की कहीं ना कहीं उम्मीद भी टिकी हुई है कि शायद कोई बात बने और उनकी मध्यस्थता से युद्ध में कहीं ना कहीं शांति का एक मार्ग तो सूझे। जी, प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज का पूरा अब तक का देखें, भारत पोलैंड के संबंध बेहद करीब, अगर देखें तो यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तकरीबन द्विपक्षीय व्यापार है। बहुत सारी भारतीय कंपनियों की भी वहाँ पर उपस्थिति देखी जाती, चाहे वो एग्रो फर्म की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, आईटी की हो। काफ़ी कुछ दरकार है आईटी पेशेवर्स की और साथ ही साथ डॉक्टर्स की। किस तरीके से भारत पोलैंड आपसी सहयोग को नए आयाम तक दे सकते हैं? इस यात्रा से क्या आप देखते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जब हम पोलैंड की ओर देखते हैं तो यूरोप की छठी सबसे बड़ी अर्थशक्ति है, बहुत तेजी से उभरता हुआ आर्थिक दृष्टि से मैं कहूंगी तो देश है, और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नाटो का सदस्य देश है। और व्यापार की दृष्टि से जब देखते हैं तो भारत और पोलैंड के बीच पहले ही बड़े अच्छे सुस्थापित संबंध हैं, और अब यदि इनको हम भविष्य परक दृष्टि से देखें तो निश्चित तौर पर दोनों ही देशों के जो प्रधान हैं वो नई ऊंचाइयों पर इस क्षेत्र में कम से कम संबंधों को ले जाने की बात अवश्य करेंगे। और इसको मैं और जोड़ दूं, जब हम ये व्यापार की बात करते हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं सुरक्षा, सामरिक क्षेत्र और तकनीक से भी जोड़ दें, क्योंकि जब हम तकनीक की दृष्टि से देखते हैं तो पोलैंड की धरती से अभी पूरा जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो नाटो के जो तरह तरह के नाटो सदस्य देशों के इक्विपमेंट हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, तरह तरह के जो वेपनरी है वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, और पोलैंड के पास टेक्नोलॉजी भी है। तो इस दृष्टि से कि हमारे पहले ही बीच में, दोनों ही देशों के बीच में बहुत अच्छे विश्वास के संबंध हैं, तो व्यापार जगत को हम तकनीक से, नवाचार से जोड़ते हुए एक नया रोड मैप भी बना सकते हैं। प्रोफेसर जोशी, अगर ऐतिहासिक संबंधों की जो बात आपने की थी, और आज प्रधानमंत्री जामनगर और कोल्हापुर के जो महाराजा हैं उनके स्मारकों का दौरा भी वहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया है, द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो ये जो संबंध दोनों देशों को और नज़दीक लाते हैं, इन संबंधों को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं आने वाले समय के लिए? ये वो इतिहास है जिसके माध्यम से अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड की जो हम कहावत सुनते हैं, कहते हैं, वो चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है। जब इतिहास में हम झांकते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि यदि हम बहुत पहले जाएं तो ये भी स्थिति रही है कि पोलैंड में विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती रही है, और संस्कृत चेयर वहां पर थी, भगवत गीता पढ़ाई जाती रही है पोलिश भाषा में, उसका अनुवाद किया गया था, और ये 1512 से 1600 के बीच की बात है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब वहां की 6000 के लगभग महिलाओं और बच्चों को शरण देने की बात आई, तो हमारी भारत के जो ये जितने भी राजा महाराजा थे, इसीलिए इनके वहां स्मारक भी बनाए गए हैं उनके सम्मान में। इन सभी महिलाओं और बच्चों को शरण देने का काम भारत में हुआ था, और इसीलिए अच्छा, फिर बाद में एक शीत युद्ध का भी हम इतिहास देखते हैं जिसमें पोलैंड फिर तत्कालीन सोवियत संघ का भाग भी रहा था, और फिर हमने देखा कि किस तरह से आगे चल करके जो है अपना एक फिर जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो फिर पोलैंड की एक अलग राजनीतिक यात्रा हम देखते हैं। पर शुरू से लेके अभी तक जब हम देखते हैं इतिहास में झांककर, तो भारत और पोलैंड एक तो विचारधारा के स्तर पर कि लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत ही सम्मान करना, और कहीं ना कहीं जो ये कॉलोनियलिज्म है इसका अंत हो, इस भावना के साथ काम करना, ये दोनों ही देशों ने किया है। और फिर जब धीरे धीरे करके दोनों ही देशों के व्यापारिक संबंध चलते आए, आगे बढ़ते गए, कूटनीतिक संबंध तो खैर शुरू से बहुत अच्छे सुस्थापित थे। जब हम सामरिक दृष्टि से देखते हैं, हम डिफेंस के एरिया में देखते हैं, हमारे जो आर्मी चीफ रहे हैं दीपक कपूर जी, उन्होंने पोलैंड की यात्राएं की हैं, और बहुत सारे क्षेत्र में साथ में मिलकर के कोलैबोरेशन की बात, इस पर काम कर रहे हैं दोनों ही देश। तो एक इतिहास से लेकर के अभी तक जब हम देखते हैं तो द्विपक्षीय दृष्टि से पोलैंड की राजनीतिक अपनी यात्रा हो सकती है, लेकिन भारत और पोलैंड के संबंध अविचलित रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये यात्रा भी महत्वपूर्ण है,
और इसीलिए मोदी जी आज उन राजाओं महाराजाओं के स्मारकों पे भी ले जाए गए। वो कहीं ना कहीं एक प्रतीक है कि किस तरह से इतिहास में दोनों ही देशों ने एक दूसरे की समय पड़ने पर सहायता की। और वो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक इमोशनल कनेक्ट भी होता है, क्योंकि तकरीबन 80 वर्ष से ज़्यादा के वो छोटे बच्चे भी रहे होंगे जब आज की उम्र में उन्होंने अपनी पीढ़ी को बताया होगा, अपनी जनरेशन्स को बताया होगा। कम से कम 3 जनरेशन का सीधा कनेक्ट तो 1945 से लेकर अब तक दिखता है कि किस तरीके से कोल्हापुर या फिर जामनगर के राजाओं ने उनका मुश्किल भरे वक्त में इंडियन पोल वो अपने को कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। अंशु जी, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भारत दुश्मन किसी का नहीं, दोस्त सबका। भारत एक विश्व बंधु की भूमिका में अपनी कहीं ना कहीं भूमिका लेके चलती। अब पोलैंड से यूक्रेन का ये जो रास्ता गुजर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ऐतिहासिक यात्रा हो रही, किस तरीके से भारत के एक विश्व बंधु स्वरूप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, तब जबकि भारत रूस का भी उतना ही अच्छा खैर ख्वाह है, उतना ही यूरोप के भी उत्थान में अपने को मान के चलता है, उतना ही यूक्रेन के लिए भी संवेदनशील है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसे हम इस दृष्टि से भी समझने का प्रयास करें कि भारत जो एक नव शक्ति के रूप में वैश्विक राजनीति के पटल पर उभर रहा है, तेजी से उभरता हुआ सितारा है, तो उसके पीछे हम कन्वेंशनल पावर को या मिलिट्री पावर को या कॉलोनियल पावर को ना मानते हुए हम एक नई तरह की शक्ति का संचार वैश्विक राजनीति के पटल पर कर रहे हैं। ये वो शक्ति है जिसको हम अपनी सांस्कृतिक शक्ति से, विश्व बंधुत्व की भावना से, हमारा जो एक भारतीय दर्शन है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वसुधैव कुटुंबकम का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, उसके साथ लेते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक बंधुत्व की भावना के साथ, मैत्री की भावना के साथ, कि जिसमें हम स्पर्धा किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई इस प्रकार की स्थिति है जिसमें हम इंटरवीन करके या जिसमें हम अपना कहीं ना कहीं बात रखते हुए लेकिन दूसरे की और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान करते हुए, संप्रभुता का सम्मान करते हुए यदि हम कोई हल निकलवा पाए, तो ये आज की तारीख में मैं कहूंगी कि भारत की जो विदेश नीति है वो है, उसका ये एक जिस्ट हम कह सकते हैं, उसकी आत्मा कह सकते हैं। और इसीलिए वैश्विक स्तर पर भारत को इतना सम्मान मिल रहा है, क्योंकि ये एक नई प्रकार की शक्ति मैं कहूंगी जो कि अपनी संस्कृति की शक्ति से पल्लवित पोषित है और कहीं ना कहीं तकनीक की शक्ति से पल्लवित पोषित है। बिल्कुल अंशु जी, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मोदी सरकार के दौरान हमने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी देखी है। पुराने समय में हम चले जाएं तो भारत पर ये आरोप लगते रहते थे कि भारत अमुक देश की ओर झुका हुआ है या दूसरे देश की ओर झुका हुआ है। लेकिन पिछले 10 साल में हमने देखा कि चाहे वो रूस की यात्रा हो, रूस के साथ संबंध हो, अमेरिका के साथ संबंध हो, या यहीं पर हम रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है लेकिन रूस के साथ संबंध, यूक्रेन के साथ संबंध, ये जो भारत की पिछले 10 साल में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी निकल कर आई है, इसका क्या कुछ फ़र्क जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर पड़ता है भारत को लेकर के? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन थोड़े मैं अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तमाम जो कॉलोनियल मास्टर्स थे और दूसरी तरफ जो कॉलोनीज थी, दोनों को ही इस बात का एहसास हो गया था कि जो ये अब कॉलोनियलिज्म की, उपनिवेशवाद की जो ये एक संस्कृति बन गई थी, वो अब चलने वाली नहीं है। तो कुछ देशों ने लड़के और कुछ देशों को उनके कॉलोनियल मास्टर से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, लेकिन यहाँ एक विभाजन बना रहा। यूनाइटेड नेशंस की भी स्थापना हुई, लेकिन एक विभाजन बना रहा जिसमें जो ये नए नए स्वतंत्र हुए देश थे, वो चाहे एशिया के देश हो, लैटिन अमेरिका के देश हो, अफ्रीका के देश हो, उनको थर्ड वर्ल्ड नेशंस का एक टैग लगा दिया गया। उनको अविकसित देश या विकासशील देश तो बहुत बाद में टर्म आई, उनको कहा गया कि भाई ये वो पिछड़े देश हैं। और फिर जो ये यूनाइटेड नेशंस जैसे शक्तिशाली मंच थे, इनकी जो डोर थी वो शक्तिशाली देशों के हाथ में ही रही। तो अमेरिका पर इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल करने को लेकर के कई बार प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं बाकी के देश। अब यही कारण रहा कि जब विश्व 2 खेमों में बटा, जिसमें कि एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे खेमे का नेतृत्व तत्कालीन अंशु जी आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पोलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए, और सीधे हम पहुंचेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर
राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। केम छो? वणक्कम, सत श्री अकाल, जिन दोबरे। ये नजारा वाकई अद्भुत है और आपका ये उत्साह भी अद्भुत है। मैं जब से यहां पैर रखा है, आप थकते ही नहीं है। आप सभी पोलैंड के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, खान पान है, लेकिन सब भारतीयता के भाव से जुड़े हुए हैं। आपने यहां इतना शानदार स्वागत किया है। मैं आप सभी का, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद
भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था। वहां भी 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आपको भी यहां यही अनुभव आ रहा है ना? मेरी जानकारी सही है ना? साथियों, हमारे लिए ये जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। ये हमारी विरासत है जिस पर हर भारतीय गर्व करता है। पोलैंड तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, जब पोलैंड की हजारों महिलाएं और बच्चे शरण के लिए जगह जगह भटकते थे, तब जाम साहब, दिग्विजय सिंह, रंजीत सिंह जाडेजा जी आगे आए। उन्होंने पुलिस महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया था। जाम साहब ने कैंप के पुलिस बच्चों को कहा था
जैसे नवानगर के लोग मुझे बापू कहते हैं, वैसे ही मैं आपका भी बापू हूं। साथियों, मेरा तो जाम साहब के परिवार से काफी मिलना जुलना रहा है। मुझ पर उनका अपार स्नेह रहा है। कुछ महीने पहले भी मैं वर्तमान जाम साहब से मिलने गया था। उनके कमरे में पोलैंड से जुड़ी एक तस्वीर आज भी है और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि जाम साहब के बनाए रास्ते को पोलैंड ने आज भी जीवंत रखा है। दो दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था। यहां पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वॉर्सो में गुड महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। कुछ देर पहले मुझे भी दोबरे महाराजा मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस अविस्मरणीय घड़ी में मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 महाराष्ट्र के लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। साथियों, आज ही मुझे मोंटे कैसिनो मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। ये मेमोरियल हजारों भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी उनकी भी याद दिलाता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विश्व के हर कोने में भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है। साथियों, 21वीं सदी का आज का भारत अपनी पुरानी वैल्यूज, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत को उन खूबियों के कारण जानती है जिसे भारतीयों ने सारी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है। हम भारतीयों को एफर्ट्स, एक्सीलेंस और एम्पैथी के लिए जाना जाता है। हम दुनिया में जहां भी जाते हैं, हम भारत के लोग मैक्सिमम एफर्ट्स करते दिखाई देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हो, केयर गिवर्स हो या हमारा सर्विस सेक्टर हो, भारतीय अपने एफर्ट से अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मैं आपकी बात बता रहा हूं।
आपको लगता होगा कि मैं किसी तीसरे देश की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में भारतीय एक्सीलेंस के लिए भी पहचाने जाते हैं। आईटी सेक्टर हो या भारत के डॉक्टर्स हो, सभी अपने एक्सीलेंस से छाए हुए हैं। और कितना बड़ा ग्रुप तो मेरे सामने ही मौजूद है। साथियों, हम भारतीयों की एक पहचान एम्पैथी भी है। दुनिया के किसी देश में संकट आए, भारत पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। कोविड आया, 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई, तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी भूकंप आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी, और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद की, वो भी हम सभी ने देखा है। आपने उनकी बहुत सेवा की थी। आपने लंगर लगाए, आपने अपने घर के दरवाजे खोले, अपने रेस्तरां खोल दिए। पोलैंड की सरकार ने तो वीजा जैसे बंधनों को भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया था। यानी पोलैंड ने पूरे मन से हमारे बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। आज भी जब मैं यूक्रेन से लौटे बच्चों से मिलता हूं तो वे पोलैंड के लोगों की और आपकी खूब प्रशंसा करते हैं।
और इसलिए आज मैं यहां 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का, पोलैंड के लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। साथियों, भारत और पोलैंड के समाज में अनेक समानताएं हैं। एक बड़ी समानता हमारी डेमोक्रेसी की भी है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही, एक पार्टिसिपेटिव और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भी है। भारत के लोगों का डेमोक्रेसी पर अटूट भरोसा है। ये भरोसा हमने हाल के चुनावों में भी देखा है। ये इतिहास के सबसे बड़े चुनाव थे। अभी यूरोपियन यूनियन के भी चुनाव हुए हैं। इसमें करीब 180 मिलियन वोटर्स ने वोट डाले। भारत ने इसे 3 गुना से अधिक, करीब 640 मिलियन वोटर्स ने वोटिंग की है। भारत के इन चुनावों में हजारों पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया। करीब 8,000 कैंडिडेट्स मैदान में थे। 5 मिलियन से ज्यादा वोटिंग मशीन्स, 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस, 15 मिलियन से ज्यादा कर्मचारी। इस स्केल का मैनेजमेंट, इतनी एफिशिएंसी और चुनाव पर इस लेवल का ट्रस्ट, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया को ये लोग जब ये आंकड़े सुनते हैं ना, तो उनको चक्कर आ जाता है। साथियों, हम भारतीय डायवर्सिटी को जीना भी जानते हैं, सेलिब्रेट करना भी जानते हैं। और इसीलिए हर सोसाइटी में हम आसानी से घुल मिल जाते हैं। पोलैंड में तो भारत के बारे में जानने, समझने और पढ़ने की एक पुरानी परंपरा रही है। ये हमें यहां की यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिलता है। आप में से काफी लोग वॉर्सो यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी में गए होंगे। वहां भगवद गीता के, उपनिषदों के आदर्श वाक्य हम सबका स्वागत करते हैं। तमिल हो, संस्कृत हो, ऐसी अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ने वाले यहां अनेक लोग हैं। यहां की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में इंडिया स्टडीज से जुड़ी चेयर्स है। पोलैंड और भारतीयों का एक कनेक्ट कबड्डी से भी है। आप भी जानते हैं, भारत में गांव-गांव में कबड्डी खेली जाती है। भारत से ये खेल पोलैंड पहुंचा है और पोलैंड के लोगों ने कबड्डी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। पोलैंड लगातार 2 सालों तक यूरोपियन कबड्डी चैंपियन रहा है।
मुझे बताया गया है कि 24 अगस्त से एक बार फिर कबड्डी की चैंपियनशिप होने जा रही है और पहली बार पोलैंड इसकी मेजबानी कर रहा है। मैं आज आपके माध्यम से पोलैंड की कबड्डी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आपने कुछ दिन पहले ही यहां आजादी का उत्सव मनाया है। आजादी के आंदोलन के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने समृद्ध भारत का सपना देखा था। आज हर भारतीय उस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। भारत ने लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक खुद को भारत विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के हमारा देश आगे बढ़े। इसलिए आज का भारत अभूतपूर्व स्केल, स्पीड और सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। भारत में किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है, ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। सुनाऊं? भारत में पिछले 10 साल में 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और 250 मिलियन मतलब ये संख्या फ्रांस, जर्मनी और यूके की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। दस साल में गरीबों के लिए 40 मिलियन पक्के घर बनाए हैं और हम 30 मिलियन और घर बनाने वाले हैं। और अगर पोलैंड में आज 14 मिलियन हाउस होल्ड है तो हमने सिर्फ एक दशक में करीब 3 नए पोलैंड बसाए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को तो हम नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। 10 साल में भारत में 500 मिलियन जनधन बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं। ये संख्या पूरे यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन के बराबर ही हर रोज भारत में यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा भारतीयों को सरकार 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है।
पिछले एक दशक में भारत में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या भी 60 मिलियन से बढ़कर 940 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। यानी यूरोप और यूएसए की पॉपुलेशन को मिला दे करीब उतने लोग आज भारत में ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं। बीते दशक में करीब 7 लाख किलोमीटर 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर 70 बार चक्कर लगाने जितना है। भारत ने 2 साल के भीतर ही देश के हर जिले तक 5G नेटवर्क पहुंचाया है। अब हम मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। साथियों, भारत की ट्रांसफॉर्मेशन की ये स्केल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी दिखती है। 2014 में भारत के 5 शहरों में ऑपरेशनल मेट्रो थी। आज 20 शहरों में ऑपरेशनल मेट्रो है। पोलैंड की 1/3 पॉपुलेशन जितने लोग आज रोजाना मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं। साथियों, भारत जो भी करता है वो नया रिकॉर्ड बन जाता है, इतिहास रच जाता है। आपने देखा है भारत ने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी 2 दिन बाद 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे है। आप भी जानते हैं, याद है ना? क्या याद है? इसी दिन भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल में अपना चंद्रयान उतारा। जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया, वहां भारत पहुंचा है और उस स्थान का नाम है, उस स्थान का नाम है भारत। दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। साथियों, दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा करीब 16-17% रहा है, लेकिन आबादी के लिहाज से ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी पहले उतनी नहीं थी।
अब स्थितियां तेजी से बदल रही है। साल 2023 में ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 16% से अधिक रही है। आज दुनिया की हर एजेंसी, हर संस्था भारत के शानदार फ्यूचर की भविष्यवाणी कर रही है। और ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये आंकड़ों के हिसाब से हिसाब लगाते हैं, जमीनी हकीकतों के आधार पर हिसाब लगाते हैं। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से ज्यादा दूर नहीं है। देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन के रहेगा। आने वाले वर्षों में दुनिया भारत का जबरदस्त आर्थिक उभार देखने जा रही है। नेस्कॉम का अनुमान है कि अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भारत इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। नेस्कॉम और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का आकलन है कि आने वाले 3-4 साल तक भारत का एआई मार्केट करीब 30-35% की स्पीड से ग्रो करेगा। यानी भारत को लेकर एक अभूतपूर्व पॉजिटिविटी चारों तरफ नजर आ रही है। आज भारत सेमीकंडक्टर मिशन, डीप ओशन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन और एआई मिशन पर इसलिए काम कर रहा है ताकि आने वाले अनेक दशकों तक भारत बहुत आगे रहे। भारत आने वाले कुछ वर्षों में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की भी तैयारी कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब आप भारत के एस्ट्रोनॉट्स को मेड इन इंडिया गगनयान, मेड इन इंडिया गगनयान से अंतरिक्ष में जाते हुए देखेंगे। साथियों, भारत का पूरा फोकस आज क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी मैन पावर पर है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत आवश्यक है। हाल में जो बजट आया है उसमें हमने अपने यूथ की स्किलिंग और जॉब क्रिएशन पर बहुत जोर दिया है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान पढ़ाई के लिए आए हैं। हम भारत को भी एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने में जुटे हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल केयर हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में दुनिया के लिए एक स्किल्ड मैन पावर बनाने का बीड़ा भारत ने उठाया है।
मैं आपको हेल्थ सेक्टर का एक उदाहरण दूंगा। पिछले 10 सालों में हमने भारत में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनाए। पिछले 10 साल में भारत में मेडिकल सीट्स बढ़कर अब 2 गुनी हो चुकी है। 10 साल में डबल। इन 10 सालों में हमने अपने मेडिकल सिस्टम में 75,000 नई सीटें जोड़ी है। अब आने वाले 5 सालों में हम मेडिकल की 75,000 नई सीटें और जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इससे क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। और हमारा तो दुनिया को एक ही संदेश है, वो दिन दूर नहीं, हम कहेंगे हील इन इंडिया। अभी हम तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इनोवेशन और यूथ भारत और पोलैंड दोनों के देशों की विकास के ऊर्जा देने वाले हैं। आज मैं एक बड़ी खुशखबरी लेकर आपके बीच आया हूं। भारत और पोलैंड दोनों देशों ने आपस में एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है। जिसका लाभ आप जैसे सब साथियों को होने वाला है। साथियों, भारत का विजन ग्लोबल है। भारत का विजन ग्लोबल है। भारत का कल्चर ग्लोबल है। केयर और कंपैशन ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत के नीति और निर्णयों में नजर आता है। G20 के समय भारत ने आह्वान किया, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी भावना में 21वीं सदी की दुनिया के बेहतर भविष्य की गारंटी है। भारत वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के कंसेप्ट से दुनिया को जोड़ना चाहता है। ये भारत ही है जो वन अर्थ, वन हेल्थ को स्वस्थ दुनिया की गारंटी मानता है। वन हेल्थ यानी होलिस्टिक वेलबीइंग पर हमारा फोकस होना चाहिए, जिसमें हमारे एनिमल्स हो, पेड़ पौधे भी हो, सबकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। आज जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं, उसमें वन हेल्थ का सिद्धांत और जरूरी हो गया है। भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का एक मॉडल पूरी दुनिया को दिया है। आपने भारत में चल रहे एक बड़े अभियान के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये अभियान है एक पेड़ मां के नाम। करोड़ों भारतवासी आज अपनी जन्मदाता मां के नाम पर पेड़ लगा रहे हैं और इससे धरती मां की भी रक्षा हो रही है। साथियों, इकोनॉमी और इकोलॉजी में बैलेंस आज भारत की प्राथमिकता है। ये भारत ही है
जो डेवलप्ड नेशन और नेट जीरो नेशन, ये दोनों संकल्प एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत ग्रीन फ्यूचर के लिए 360 डिग्री अप्रोच पर काम कर रहा है। ग्रीन मोबिलिटी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। भारत आज तेज गति से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार कर रहा है। आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हर साल तेजी से बढ़ रही है। पिछले वर्ष ईवीज की बिक्री में 40% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। वो दिन दूर नहीं जब भारत ईवी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनेगा। आने वाले समय में आप भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के भी बड़े ग्लोबल हब के रूप में देखने वाले हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत और पोलैंड के बीच भी पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है। बहुत सी भारतीय कंपनियों ने यहां इन्वेस्ट किया है, जॉब्स क्रिएट की हैं। पोलैंड की अनेक कंपनियों ने भारत में अवसर बनाए हैं। कल मेरी मुलाकात राष्ट्रपति डूडा जी और प्रधानमंत्री टूस्डी से भी होने वाली है। इन मुलाकातों से भारत पोलैंड की शानदार साझेदारी और मजबूत होने वाली है। प्रधानमंत्री टूस्क तो भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। जब वे यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष थे तब भी मेरी कई बार उनसे मुलाकात हो चुकी है। साथियों, आज का भारत एक स्वर, एक भाव से एक विकसित भविष्य लिखने में जुटा है। आज भारत अवसरों की धरती है। आपको भी भारत की ग्रोथ स्टोरी से अधिक जुड़ना है और आपको भारत के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनना है। मतलब क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे खुद की तस्वीर लगा करके रखेंगे, ताजमहल के सामने बैठेंगे। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है कि आपको हर वर्ष हर एक को कम से कम 5 पुलिस परिवारों को भारत देखने के लिए भेजना है। करेंगे? इतना तो होमवर्क देना चाहिए ना मुझे। आपका हर प्रयास आपके भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। साथियों, एक बार फिर यहां आने के लिए, इस शानदार स्वागत के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
सीधी तस्वीरें वारसॉ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वो देश है जो कि जमीन ही नहीं दिल में भी दूसरे देशों के संबंधों को तरजीह देकर रखता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते हैं जो प्रधानमंत्री ने वहां पर कही हैं। ये नज़ारा और पोलैंड में भारतीय समुदाय का उत्साह अद्भुत है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहद उत्साहजनक है ये भव्य स्वागत, और उन्होंने भव्य स्वागत के लिए पोलैंड की जनता का और वहां मौजूद भारतवंशियों का आभार जताया। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है, सबके विकास और सबके हित की सोचता है, ये काफी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने वहां पर कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पोलैंड ने जाम साहब को जो सम्मान दिया वो गुड महाराजा स्क्वायर में दिखता है। हर साल भारत 20 पोलिश युवाओं को भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एफर्ट ऑफ एक्सीलेंस और साथ ही साथ यूथ टू यूथ कनेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्व के हर कोने में भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। आज भारत विरासत पर गर्व करते हुए विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि भारतीयों को एफर्ट्स, एक्सीलेंस और एम्पैथी के लिए जाना जाता है, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर कहा गया। उन्होंने कहा कि किसी देश में संकट आने पर भारत सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उद्घोष किया कि भारत का एक ही मंत्र है और वह मंत्र है मानवता प्रथम, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने वहाँ पर कही। उन्होंने कही कि भारत बुद्ध का देश है जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करता है। उन्होंने कहा इस क्षेत्र की शांति के लिए भी भारत अपना यही दृष्टिकोण रखता है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर कही गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचे क्षेत्र में भारत स्थायी शांति का बड़ा पैरोकार है। भारत बुद्ध में यकीन रखता है, युद्ध में नहीं। डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए कहीं ना कहीं सभी मुद्दों का समाधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, भारत कूटनीति और संवाद पर बल देता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों की मदद करने के लिए पोलैंड सरकार का आभार उन्होंने जताया। यूक्रेन से लौटे बच्चों ने पोलैंड के लोगों की सराहना की। जब यूक्रेन में युद्ध में फंसे बच्चों का जिस तरीके से स्वागत किया गया, जिस तरीके से लोगों ने वहां पर उनका उत्साह बढ़ाया था। भारत पोलैंड के बीच एक बड़ी समानता को व्याख्यायित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समानता लोकतंत्र की है। भारत के लोगों का लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है जो हाल के चुनाव में भी दिखा है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय विविधता को जीना भी जानते हैं और सेलिब्रेट करना भी जानते हैं। पोलैंड और भारतीयों के बीच कनेक्ट है, वो कनेक्ट कबड्डी का भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कबड्डी और भारत का जो कनेक्ट है वो भारत और पोलैंड के कनेक्ट में है, और कबड्डी भारत से पोलैंड पहुंची है। और पोलैंड की कबड्डी टीम को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। 24 अगस्त से होने जा रही कबड्डी चैंपियनशिप की पोलैंड मेज़बानी कर रहा है, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर कहा गया। भारत 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। स्केल, स्पीड और सॉल्यूशन के जरिए तेजी से भारत विकास कर रहा है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगी। आने वाले समय में दुनिया भारत का जबरदस्त आर्थिक उभार देखने जा रही है, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। और कई सारे आंकड़े भी उन्होंने दिए। भारत को लेकर एक अभूतपूर्व सकारात्मकता चारों तरफ नजर आ रही है, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, और ये स्पेस स्टेशन जो स्थापित होगा जल्दी ही पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे मेड इन इंडिया गगनयान से भारत अंतरिक्ष में भी जाता है। ठीक है अश्विनी, ये जो बड़ी बातें हैं ये हम लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं
सीनियर डिप्लोमेट हैं और इस वक्त कोलोराडो यूएसए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रधानमंत्री ने अपना जो वहाँ पर अभी संबोधन दिया काफ़ी महत्वपूर्ण था। भारत किस तरह से अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है वो उन्होंने वहाँ पर बताया, और साथ ही साथ जो एक भारत का स्टैंड रहा है इस पूरे इलाके को लेकर के, और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर बुद्ध का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि ये जो इस रीजन के लिए भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो। तो लगातार भारत लंबे समय से ये कह रहा है, प्रधानमंत्री लगातार इसकी वकालत करते रहे हैं। और अब जब प्रधानमंत्री पोलैंड के बाद यूक्रेन जाएंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर भी गए थे, तो प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य कितना महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी शांति के दूत के तौर पर दुनिया के सामने आ रहे हैं और दुनिया मान रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं शांति बहाल करने के संदर्भ में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि रूस यूक्रेन का चाहे युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास का, बातचीत से ही ये हल किया जा सकता है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। अभी कुछ दिनों पहले वो रूस के दौरे पे गए थे और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से डिप्लोमेसी का रूट अपनाने के लिए कहा, और वो अब यूक्रेन के जो दौरे पर जा रहे हैं, तो उससे भी ये संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी कर सकते हैं दोनों साइड्स से नजदीकी बढ़ाने में, उन दोनों साइड्स को बातचीत के लिए टेबल पे बैठाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब जहां तक ये पोलैंड के दौरे की बात है, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये 45 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी 1979 में गए थे। उसके बाद से ये ताज्जुब की बात है कि देखिए, पोलैंड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री यूरोप में, वहां कोई प्रधानमंत्री गया नहीं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जाहिर किया कि देखिए, भारत जो है एक जमाने में वो जो नीति अपनाता था कि सबके साथ बराबर की दूरी बना के रखे, लेकिन अब जो भारत है वो जो नीति पर काम कर रहा है, वो किस तरह से सब देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा और बराबर की नजदीकी बना के रखे। और ये इस नजदीकी को बढ़ाने में, नजदीकी को कायम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के जो दौरे हैं, पर्सनल विजिट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कई इस दौरे किए। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि वो अभी पिछले महीने ऑस्ट्रिया गए थे दौरे पर, और वो भी कितने साल बाद। देखिए, ये आश्चर्य की बात है कि तकरीबन 4 दशक बाद जी वो दौरा हुआ था और बेहद महत्वपूर्ण था। जी प्रभुदयाल जी, एक चीज जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री साफ तरीके से कहा कि जो भारत के आईटी पेशेवर है, भारत का जो मेडिकल एक्सीलेंस है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की उन्होंने घोषणा की कि भारत से प्रतिवर्ष 20 पुलिस युवाओं को भारत आने जाने का, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के साथ साथ यूथ एक्सचेंज। और उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। कितना महत्वपूर्ण अगर देखें तो वहां रह रहे भारतीयों के लिहाज से, और साथ ही साथ दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से। देखिए, मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था कि जो पोलैंड में रह रहे भारतीय जो हैं, वो कितना खुश हुए ये बात सुन के कि पोलैंड और भारत के बीच में एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इस एग्रीमेंट का फोकस पॉइंट वही है जो भारत के नागरिक पोलैंड में रहते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात उनको बताई तो उनकी खुशी का बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कितनी जोरों से ताली बजाई, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी का किस तरह से आभार व्यक्त कर रहे थे। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाना तो सब कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के अंत में ये कहा कि वो सब जो वहाँ के पोलैंड में रह रहे भारतीय हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं इंडिया का, और ये जिम्मेदारी भी उनको देने की कोशिश की। देखिए, आप 5 परिवार पोलैंड के आप भारत के दौरे पे भेजे, यानी किस तरह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं। इसी तरह से उन्होंने स्टूडेंट एक्सचेंज के बारे में जो बात की, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पोलैंड के साथ अगर दोस्ती बढ़ाई जा सकती है तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है।
देखिए पोलैंड जो है यूरोप का एक बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री, बिल्कुल क्रॉस रोड्स पे है। उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसका जो जितना जिक्र किया जाए वो कम है। ईस्ट और वेस्ट के बीच में कनेक्टिविटी पोलैंड के थ्रू बनती है। इसके अलावा पोलैंड जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक विजन यूरोप के लिए आगे सामने लेकर आ रहा है। पोलैंड चाहता है कि यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसका जो स्ट्रेटेजिक रोल है वो आगे बढ़े, और इस संदर्भ में पोलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो अगर हमारे रिश्ते पोलैंड के साथ मजबूत होंगे तो हम इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये बात सबको समझनी चाहिए। इसके अलावा देखिए पोलैंड को बहुत सी चीजों की जरूरत है और भारत उनकी पूर्ति कर सकता है, जैसे मसलन प्रोफेशनल्स की जरूरत, डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। तो अगर हम इस संदर्भ में रोल प्ले करें और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो पोलिश लैंग्वेज सीखें तो वहां पर वो काम कर सकते हैं और उनको अच्छा वेतन भी मिल सकता है और पोलैंड के लिए भी इसमें अच्छा है। इसके अलावा देखिए ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इन सब में काम करना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा ये कहते आए हैं और आज के भाषण में भी उन्होंने ये जोर दिया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और G20 में जो मोटो रखा था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने होता है कि हम पोलैंड को भी अपनी फैमिली जैसे मानते हैं और अगर हम पोलैंड के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं तो दोनों देशों का इसमें बहुत फायदा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और प्रधानमंत्री के संबोधन पर आपने हमारे साथ बातचीत की। तो अश्विनी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये संबोधन था क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक तरफ तो जो भारत की विकास यात्रा है 2047 के लिए हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं वो दुनिया के सामने रखा, और साथ ही साथ जिस इलाके में प्रधानमंत्री गए हैं उस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो अभी युद्ध की समस्या है उसको लेकर के भारत का जो दृष्टिकोण है वो सामने रखा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री इसके बाद यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये संबोधन था। और पूरी दुनिया एक विश्व बंधु के रूप में भारत को देख रही है और निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री पोलैंड की धरती से और यूक्रेन से अगली यात्रा से ठीक पहले कहते हैं कि भारत बुद्ध में यकीन करता है, युद्ध में नहीं, तो संकेत स्पष्ट होता है। इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।